नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हमने जो विषय पढ़ा था उससे कुछ आगे चलते हैं। आगे हमारा यह बिंदु है, इस बिंदु की बात करें और उसका नाम है संधि। हमारा जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक की बात करें तो टॉपिक का नाम क्या है? संधि। और ये संधि शब्द है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। संधि, इसके बारे में आप जानते भी होंगे, सुना भी होगा, परिचित भी होंगे। ध्यान दें, यह जो संधि शब्द है इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो इस संधि शब्द में एक उपसर्ग है, जिस उपसर्ग का नाम है सम उपसर्ग है। एक धातु है, धातु का नाम धा धातु है, और एक की प्रत्यय है। प्रत्यय का नाम क्या है भाई? की प्रत्यय है। यह जो संधि शब्द है वह सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से बना है। किस किस से बना है? सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से बना है। की प्रत्यय से बनने वाले सारे शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो यह संधि जो शब्द है, यह शब्द पुल्लिंग का शब्द हो गया, लेकिन हमें आप लोगों को ऐसा बोध होता है कि यह जो संधि शब्द है यह स्त्रीलिंग का है। नहीं, क्यों? क्योंकि की प्रत्यय से बनने वाले जो भी शब्द होते हैं वे सब पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए ये जो संधि शब्द है यह संधि शब्द किस शब्द का है? पुल्लिंग का है। ठीक है, शब्द क्या बना? संधि बना। शब्द क्या बना? संधि। और संधि कैसा शब्द है? पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है, बात करें यह पुल्लिंग, यह संधि है। चलो आपसे मैं पूछता हूं, यह संधि है, ठीक है, और यह संधि है, लिखा है यह संधि है। अब बताइए, आप लोगों को बोध हो रहा है, यदि स्त्रीलिंग का बोध करेंगे तो यह के लिए आप लोग पढ़े होंगे अलग। ठीक है, यह हिंदी पुल्लिंग के लिए अलग होता है और नपुंसकलिंग के लिए अलग होता है। यह के लिए जो संस्कृत शब्द की मैं बात करूं वह है पुल्लिंग में अयम, स्त्रीलिंग में इयम और नपुंसकलिंग में होता है इदम। ठीक है, अभी हमने चर्चा करी की प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए संधि शब्द कैसा है? पुल्लिंग का शब्द है। तो यह संधि है, संस्कृत क्या बनेगी? पुल्लिंग। और पुल्लिंग में क्या होता है? अयम संधि। अयम संधि। संधि क्या है? यह संधि है। थोड़ा सामान्य बात है, समझने वाली बात है। यह संधि है, क्या बनेगा? अयम संधि। ठीक है, हम अब बात करते हैं, कुछ आगे चलते हैं। एक होती है संधि और एक होती है संहिता। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा संहिता। और एक होती है संज्ञा, और उस संज्ञा का नाम है संहिता संज्ञा। संज्ञा का नाम क्या है? संहिता संज्ञा। एक संज्ञा होती है जिस संज्ञा को हम कह सकते हैं संहिता संज्ञा। ठीक है, यह संहिता संज्ञा किससे होती है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चर्चा करें तो इसके लिए एक सूत्र है जिसे हम कहिए संहिता संज्ञा विधायक सूत्र, और उस सूत्र का नाम है परः सन्निकर्षः। सन्निकर्षः परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। देखिए, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र, और उस सूत्र की बात करूं तो सूत्र का नाम क्या है? परः सन्निकर्षः संहिता। यह देखिए पर लिखा है, पर, और पर का मतलब होता है बाद। यदि कुछ बाद में है तो इसका मतलब कुछ पहले भी है। मैंने कहा बाद वाला, तो बाद का मतलब पहले वाला भी तो कोई है। तो पर यानी होता है बाद में, यानी पर का मतलब होता है बाद में। और सन्निकर्ष, सन्निकर्ष का मतलब होता है अतिशय समीपता। इसका मतलब होता है अतिशय समीपता। क्या होता है भाई? अतिशय समीपता। सन्निकर्ष का मतलब होता है अतिशय समीपता। परः सन्निकर्ष संहिता का मतलब हुआ अतिशय समीपता, और अतिशय समीपता से मतलब ये होता है कि दो वर्ण ऐसे वर्ण हो जिनमें अत्यधिक समीपता हो, यानी किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं हो। पर का मतलब बाद वाला, और पर से पहले भी कुछ तो होगा, यानी दो वर्णों में अतिशय क्या हो? समीपता हो। इसे क्या कहेंगे? संहिता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संहिता। और संहिता को ही संधि कहा जाता है। संहिता को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ दो पूर्व। और यहां देखो, इसका मतलब तो ये हुआ, हम इसी शब्द की बात करें, पूर्व और पर। पूर्व और पर वर्ण
पूर्व और पर्ण वर्ण, यानी पूर्व यानी पहला और पर यानी बाद वाला वर्ण में अतिशय समीपता ही संहिता कहलाती है या कहलाता है। यह जो संहिता है ना वो क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। ठीक है। पूर्व का मतलब होता है पर, पूर्व का मतलब पूर्व और पर यानी होता है बाद वाला, और पूर्व और पर वर्ण में जब अतिशय समीपता हो तो वह क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। अब यहां समझना ये जो अतिशय समीपता का मतलब क्या होता है। अतिशय समीपता शब्द की बात करें तो क्या होगा? अतिशय समीपता। अतिशय समीपता से यहां तात्पर्य से, अतिशय समीपता से यहां तात्पर्य पूर्व, पूर्व का मतलब पहला, पहला और पर का मतलब होता है बाद वाला, बाद में, यानी बाद वाला या दूसरा जो भी वर्ण है। अतिशय समीपता से यहां तात्पर्य पूर्व और पर वर्ण में, पर बाद वाले वर्ण में क्या हो? मतलब दोनों वर्ण अतिशय समीपता से यहां मतलब यह है कि पूर्व वर्ण और पर वर्ण में या दोनों के बीच में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं हो, यानी तीसरा वर्ण बीच में नहीं आना चाहिए। तो यहां अतिशय समीपता से तात्पर्य ये हुआ कि पूर्व वर्ण और पर वर्ण में या पूर्व वर्ण और पर वर्ण के मध्य क्या हो? ऐसी व्यवस्था हो कि अन्य कोई वर्ण का व्यवधान नहीं हो, पूर्व वर्ण और पर वर्ण के अलावा। यूं समझे, या पूर्व वर्ण और पर वर्ण में क्या हो? अतिशय में समीपता हो, यानी अत्यधिक समीपता हो, या दोनों निकट में हो, दोनों पास में हो, और तीसरे वर्ण का क्या नहीं हो? व्यवधान नहीं हो। यानी पूर्व वर्ण और पर वर्ण में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं हो, किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं हो, नहीं हो। अतिशय समीपता का मतलब समझ गए कि दो वर्णों के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। और अतिशय समीपता यानी पूर्व वर्ण में अतिशय समीपता ही क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। और संहिता को ही क्या कहते हैं? थोड़ा सा लिख दें, हाँ, संहिता को ही संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। बात करें संधि जो शब्द है पुल्लिंग का शब्द है। क्यों? क्योंकि सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है, और की प्रत्यय से बनने वाले जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। इसलिए यहां जो शब्द है वह कैसा शब्द है? पुल्लिंग वाला शब्द है। ठीक है। बात करें, एक होती है एक संज्ञा, जिस संज्ञा का नाम है संहिता संज्ञा, और संहिता संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? परः सन्निकर्ष संहिता। पर का मतलब होता है बाद वाला, और अतिशय समीपता ही क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। और संहिता से यहाँ तात्पर्य संधि है। संहिता को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और अतिशय समीपता से मतलब ये हुआ दो वर्णों के बीच में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। दो वर्ण का मतलब पूर्व वर्ण में और परवर्ण के बीच में अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दें। अब हम बात करते हैं, हमारे विषय की ओर बढ़ते हैं। देखो, हमने शब्द लिखा जिसका नाम क्या था? संधि। ठीक है। ये जो संधि शब्द है पुल्लिंग शब्द है, ये तो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं संधि और संधि की परिभाषा। सबसे पहले बात करें तो किसकी? संधि की परिभाषा। देखिए, अभी हमने जो पढ़ा परः सन्निकर्ष संहिता, वह भी इसकी अपने आप में क्या है? एक परिभाषा है। क्यों परिभाषा है? पर यानी पूर्व वर्ण और पर वर्ण में अतिशय समीपता ही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। तो मैं इसे कहूं परः सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष है संहिता, और संहिता को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक। दूसरी परिभाषा की बात करें तो वर्ण मेलनम संधि, वर्ण मेलनम संधि। ठीक है, इसको समझो थोड़ा भी। वर्ण मेलनम संधि यानी वर्ण का मिलना ही, या वर्णानाम मेलनम
वर्ण मेलनम संधि या वर्णानाम मेलनम, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं या इसे हम कह सकते हैं वर्णानाम मेलनम संधि। ठीक है, वर्ण का मिलना ही संधि कहलाता है। देखो वर्ण और वर्ण का मतलब, इसका मतलब ये हुआ दो वर्णों का मिलना ही संधि कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, बात करें परः सन्निकर्ष संहिता, एक परिभाषा और है लोपागमः आदेश वर्ण विकार व संधि। लोप होना, आगम होना, आदेश होना, वर्ण का विकार होना, ये क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। लेकिन आप हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार मैं बात करूं तो परः सन्निकर्ष संहिता, इसका मतलब यह दो वर्णों का मिलना संहिता या संधि कहलाता है। वर्णों का मिलन होना या वर्णों का मिलना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। वर्णों का मिलना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करें संधि के प्रकार। ठीक है, आगे चलते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों का मिलना ही, लिखा भी गया है द्वयो वर्णयो मेलनेन संधि कथ्यते, दो वर्णों का मिलना ही संधि कहलाता है। संधि का मतलब नजदीक आना, और नजदीक आएंगे तो क्या होगी? संधि होगी। अरे अब उसमें दो चीज होती है, एक तो होता है संधि और एक होती है विच्छेद। आप सब जानते हैं विच्छेद का मतलब होता है अलग होना, और दो चीजें पास में आती है तो उसे कहते हैं संधि, और अलग होती है तो उसे कहते हैं विच्छेद। तो पास में आना संधि और दूर होना क्या होता है? विच्छेद होता है। तो यहाँ दो वर्ण पास में आएंगे तो क्या हो जाएगी? संधि, और दो वर्ण अगर दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, बात करें संधि के प्रकार, बात करें किसकी? संधि के प्रकार। देखिए संधि है, इसके प्रकार के मामले में आप लोग थोड़े, आपके मन में यह जिज्ञासा है कि आप अन्य ग्रंथों में, किसी ग्रंथ में कितने पढ़े हैं, किसी में कितने पढ़े हैं। मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करता हूं थोड़ा संधि के प्रकार। और संधि के प्रकार की बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार मैं बात करूं तो संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के कितने प्रकार होते हैं भाई? तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन। और उन तीन की बात करूं तो एक तो प्रकार हो गया हमारा कौन सा? अच संधि। देखिए किसी को मन में ये भी लग रहा है अच तो हमने पढ़ी नहीं, क्योंकि हिंदी में आप जिसे पढ़ते हैं स्वर, और हम जिसकी बात करें विषय की संस्कृत, और संस्कृत विषय में हमने पढ़ा कि अच का मतलब होता है स्वर। ऐसे लेकर के चैतक के जो वर्ण हैं, यानी प्रारंभ के जो माहेश्वर सूत्र है, उस माहेश्वर सूत्र में आपने जो पढ़ा है, उस माहेश्वर सूत्र में 4 सूत्र प्रारंभ के अच से हैं, ऐसे लेकर के चैतक हैं, इसलिए इसको कहते हैं अच संधि। दूसरी संधि की बात करें, उस संधि का नाम है हल संधि। हल का मतलब 5वें नंबर के सूत्र से, माहेश्वर सूत्रों में 5वें नंबर के सूत्र से लेकर के चतुर्दश यानी 14 नंबर के सूत्र तक जो वर्ण पढ़े गए हैं वो सारे वर्ण क्या है? हल। और है से लेकर के लेकर क्या वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन, और इसलिए कहते हैं इसका नाम क्या है? हल संधि। और एक तीसरी संधि है जिसका नाम है विसर्ग संधि। संधि का नाम क्या है? विसर्ग। और संधि का क्या होता है? यहाँ विसर्ग हो जाता है। जो भी हमारा वर्ण होता है उस वर्ण का विसर्ग होना या विसर्ग के साथ संधि होना क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इसका पता हमें कहाँ से लगता है? इसके बारे में हमें यह ज्ञान, एक ग्रंथ है हमारा, जिस ग्रंथ की बात करूं और उस ग्रंथ का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। ग्रंथ का नाम क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी। और इसके राइटर जिसे हम कहते हैं रचनाकार, और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की वरदराज आचार्य ने। वरदराज आचार्य कहें या वरदराज आचार्य, इसके लेखक कौन है? वरदराज आचार्य हैं। बात करें लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचयिता कौन है? वरदराज आचार्य हैं। और उन्होंने संधि को कितने प्रकार से बताया है? संधि को उन्होंने 3 प्रकार से बताया है। उनकी बात करें कौन कौन से प्रकार हैं? एक प्रकार है हमारा अच संधि, दूसरा है हल संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार या वरदराज आचार्य के अनुसार और हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार। आपकी परीक्षा में पूछा जाए संधि कथितः संधि, सामान्यतः संधि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? अच संधि जिसे आप कहते हैं स्वर संधि, हल संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है, अगर बात करें ऐसे पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रकार की है, तो भी 3 प्रकार की है।
हम थोड़ा आगे चलते हैं। एक हमारा ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। क्या नाम है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। और इसके जो रचयिता है वो कौन है? भट्टोजी दीक्षित। कौन है? भट्टोजी दीक्षित। कौन है? भट्टोजी दीक्षित। देखिए भट्टोजी दीक्षित ने संधि को कितने प्रकार से बताया है? संधि को बताया है, इस संधि की बात करें, ठीक है मैं रिपीट करता हूं, अभी हम पढ़ रहे थे जिसकी बात करें लघु सिद्धांत कौमुदी, और लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वरदराज आचार्य। और उन्होंने कहा संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। एक ग्रंथ है हमारा वैयाकरण सिद्धांत, जिसके राइटर कौन है? भट्टोजी दीक्षित। और भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया है? संधि 5 प्रकार की बताई है। तो मैं ये कहूं भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि के प्रकार, ठीक है। भट्टोजी दीक्षित के ग्रंथ का नाम क्या है? और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। क्या है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। और बात करें ग्रंथ की तो भट्टोजी, ये किसने लिखा? ये लिखा किसने? भट्टोजी दीक्षित ने लिखा। किसने लिखा? भट्टोजी दीक्षित ने लिखा, ठीक है। बात करें वैयाकरण सिद्धांत के अनुसार, कौमुदी के अनुसार या भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 5 प्रकार की। अभी हम चर्चा कर रहे थे जिसको हमने पढ़ा पहले नंबर पे, उसका नाम था अच संधि, ठीक है। क्या नाम है संधि का? अच संधि। दूसरी संधि का नाम है, जिसका नाम है प्रकृति भाव संधि। संधि का नाम क्या है? प्रकृति भाव संधि, ठीक है। बात करें तीसरे नंबर की तो तीसरे नंबर पे रखी है उन्होंने हल संधि। क्या नाम है संधि का? हल संधि, ठीक है। और एक संधि है जिसका नाम है विसर्ग संधि। संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि। और एक जो संधि है उस संधि की बात करें तो उस संधि का नाम है स्वादि संधि। क्या नाम है? स्वादि संधि। थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए भट्टोजी दीक्षित ने संधि को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। और उन भागों की बात करें तो एक नाम है अच संधि, और इस अच संधि को आप कहते हैं स्वर संधि, एक है प्रकृति भाव संधि, एक हल संधि, एक विसर्ग संधि और एक स्वादि संधि। इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार और रचनाकार वरदराज आचार्य के अनुसार, हमने संधि को 3 भागों में पढ़ा है, 1, 2 और 3 में पढ़ा है। जबकि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में संधि कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, क्योंकि अच, प्रकृति भाव, हल, विसर्ग और स्वादि संधि, ठीक है। तो संधि की दोनों अलग अलग बातें हो गई हमारे सामने आ गई कि संधि कितने प्रकार की होती है। किसने? एक विद्वान ने बताया है 3 प्रकार की होती है, एक विद्वान ने बताया है 5 प्रकार की होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ दिनों बाद में प्रवर्ती आचार्य ने, बाद वाले जो विद्वान मुनि आए, जो भी विद्वान लोग आए, उन विद्वानों ने क्या किया? जो हमारी ये संधि है ना, इस संधि की बात करें तो उन्होंने प्रवर्ती आचार्यों ने या वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, तब उन्होंने क्या किया? ये जो प्रकृति भाव है ना, इस प्रकृति भाव को किस में रख दिया? इसको अच संधि में रख दिया। बात कर रहा हूं किसकी? इस प्रकृति भाव की। और प्रकृति भाव को मतलब प्रकृति भाव को संधि में किस में शामिल किया? अच संधि में शामिल किया। और ये जो हमारी संधि है ना स्वादि संधि, ये स्वादि संधि, इस स्वादि संधि को किस में शामिल कर लिया? विसर्ग में शामिल कर लिया। अब मुझे आप ये बताइए कि जो हमारी संधि थी वो कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। संधि कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। अब यहां देखिए स्वादि को तो हमने किस में शामिल किया? विसर्ग में शामिल किया। प्रकृति भाव को किस में शामिल किया? अच में किया। अब एक बात तो दोनों को हमने इसमें शामिल कर लिया, तो अब हमारी संधि कितने प्रकार की? देखिए 3 प्रकार की। तो यूं कहें कि प्रवर्ती आचार्यों ने और वरदराज आचार्य ने, यानी प्रवर्ती का मतलब बाद वाले आचार्यों ने और वरदराज आचार्य ने संधि को सीमित करते हुए या
यूँ समझिए कि स्वादी को विसर्ग में और प्रकृति भाव को अच में मतलब शामिल कर दिया। तो ये समझिए अब दोनों इसमें शामिल हो गई, ये इसमें हो गई, ये इसमें हो गई, तो कितनी बच गई? 1 2 और 3। तो सामान्यतः हमारी संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। तो सामान्यतः कितनी होती है संधि? सामान्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की। 3 प्रकार सामान्य संधि 3 प्रकार और 3 प्रकार की होती है। जिसकी बात करें तो एक कौन सी हो गई? अच संधि, 2 कौन सी हो गई? हल संधि, और तीसरी कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। अब हम प्रारंभ करते हैं अच, और हमारे बात करें तो यहाँ पाठ्यक्रम के अनुसार 3 ही प्रकार हैं। हम जिसको पढ़ने वाले हैं प्रकृति भाव को अच में शामिल हो गई, और स्वादी संधि किसमें शामिल हो गई? विसर्ग में शामिल हो गई। संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। अब हम प्रारंभ करते हैं। हम संधि की बात करें तो 1 नंबर पे हमारी एक संधि है जिसका नाम है अच संधि। संधि का नाम क्या है जी? अच संधि। बात करें अच, अच का मतलब होता है ऐसे लेकर के चैतक के वर्ण, और इसे कह सकते हैं स्वर संधि। अच का ही दूसरा नाम क्या है? स्वर, और इसका अन्य नाम हो गया स्वर संधि। ठीक है, स्वर। अब देखिए हमने जो संस्कृत पढ़ा है अभी तक, उसमें हमने यह सीखा है कि संस्कृत भाषा में जो प्रयुक्त किए गए स्वर वर्ण हैं, उन स्वर वर्णों का जो मूल है वो क्या है? माहेश्वर सूत्र है। क्या है? माहेश्वर सूत्र। और आपको हमने बताया है पहले भी कि माहेश्वर सूत्र जो है हमारा भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ सूत्र है, इसलिए भगवान शिव के द्वारा दिए जाने के कारण क्या कहलाता है? माहेश्वर कहलाता है। महेश के द्वारा दिए जाने के कारण क्या कहलाता है? माहेश्वर। और उनकी बात करें तो 14 माहेश्वर सूत्र है। आई उण रिल रिक ए ओंग आई औच हय वरट लण यमंग गण नम जभय गढ़ 10 जब गढ़ 10 खभय छठ चट तव कपय सस सर हल। तो यहाँ देखिए अच, अच का मतलब हो गया ऐसे लेकर के चैतक के वर्ण। ऐसे लेकर के चैतक के वर्ण का मतलब बात करूं तो मैं ए ई उ न री री क ए ओ ng और आई औ च। ठीक है, देखिए ऐसे लेकर के चैतक के वर्ण समझने के लिए हैं, हमने पहले चर्चा कर ली है। तो यहां समझना अब बताओ अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो गई थी, तो इनकी हो गई इत संज्ञा। अब इनकी अगर दी हमने इत संज्ञा बोध करने के लिए हो रहा है, तो अच एक क्या है? प्रत्यार। और प्रत्यार से यहाँ तात्पर्य है कि संक्षिप्त कर दिया हमने ये नहीं कहा कि यह सब लिखो, यहाँ एच कहने से ही हमें बोध हो गया, अच कहने से ही बोध हो गया कि यहाँ ऐसे लेकर के चैतक के वर्ण आएंगे। तो बताओ कौन कौन से वर्ण बच गए हमारे? ए ई उ रील री ए ओ आई औ। 9 स्वर होते हैं, तो 9 स्वर हो गए। अब संस्कृत भाषा में 9 स्वरों का प्रयोग किया गया है। वैसे वर्णमाला में अलग अलग पढ़े हैं आप लोगों ने, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अलग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहे अच, और अच का मतलब क्या हुआ? ऐसे लेकर के चैतक के वर्ण। तो हमारे कितने वर्ण आ गए? 9 वर्ण आ गए, जिन्हें हम कह सकते हैं कि यहाँ जो अच संधि है, अच संधि में हम किसको पढ़ेंगे? अच, और बाद में क्या होगा? अच वर्ण के साथ यहां जो संधि होती है वह अच के साथ में ही होगी। देखो परिभाषा में हमने पढ़ा परः सन्निकर्ष संहिता, पर यानी पहले वाला, और पर यानी बाद वाला, और पूर्व वर्ण की जो संधि होती है उससे क्या कहलाती है? मिलना ही संधि कहलाती है। तो पूर्व वर्ण और जब परवर्ण मिलेंगे तो पूर्व वर्ण कौन सा होना चाहिए? अच, और बाद में भी क्या होना चाहिए? अच। इस वाले जो हमने जो चिन्ह लगाया है, इस चिन्ह की बात करें तो इसे संस्कृत भाषा में धन कहते हैं। क्या कहते हैं? धन, जिसे आप प्लस कहते हैं। तो अच धन अच, तो हमारी संधि कैसी हो गई? अच के बाद में क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए। ठीक है, यानी अच वर्ण के साथ अच वर्ण का मिलना ही क्या कहलाती है? अच संधि कहलाती है। तो मैं ये कह दूं आप लोगों से क्या कि अच वर्ण के साथ अच वर्ण, 2 वर्ण मिलेंगे ना, का मिलना ही अच संधि कहलाती है। अच संधि कहलाता है। अच वर्ण के साथ अच वर्ण का मिलना ही अच संधि कहलाता है। कहलाता है। अच का मतलब क्या हो गया? स्वर कहलाता है। तो यहाँ अच संधि की बात करें तो अच का मतलब अच के साथ क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए। और अच का अच से मिलना ही क्या कहलाता है? अच संधि कहलाता है। और हम बात कर रहे हैं अच संधि की, तो अब मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखिए हमारा जो अच है उस अच की बात करें तो बताइए कौन कौन से होते हैं अच में? अच का मतलब अच, ठीक है,
और इधर भी मैंने लिख दिया अच। अच के बाद में क्या मिलेंगे, अच प्लस संधि कौन सी होगी, अच होगी। अच कौन कौन से होते हैं, ऐसे लेकर के चर तक के वर्ण बताओ। एक तो हो गया ए, एक हो गया ई, एक ओ, एक कौन सा हो गया री, एक हो गया री, एक ए ओ आई औ। इसी क्रम से पढ़ा है। अच, अच के बाद में क्या मिलेंगे, अच मिलेंगे, यूं समझे। तो अच के बाद में तो ए के सामने अच ही होना चाहिए। अच का मतलब कोई सा भी अच हो, तो बताओ ए ई उ री री ए ओ आई औ। ठीक है, बताइए ये भी अच और ये भी क्या है, अच। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे। और जो हम संधि पढ़ेंगे वो यही संधि पढ़ेंगे। अच वर्ण के बाद में अच वर्ण का मिलना अच संधि कहलाता है। बताइए अच ए ई उ रील री ए ओ आई औ, इनके बाद में ए ई उ रील री ए ओ आई औ ये होनी चाहिए। ध्यान दे, देखिए अब हमारे सामने देखो प्रारंभ के जो चार वर्ण हैं, यानी एक संधि होगी। अब हमारी संधि कितने प्रकार की होगी, जो संधि है ना हमारी, उस संधि की बात करें तो संधि के अलग अलग भेद निकल के आएंगे। अब हम थोड़ा उनको समझते हैं, संधि कौन कौन सी हो रही है। देखो ए के साथ यदि ए मिलता है, ठीक है, ई के साथ में यदि ई मिलता है, उ के साथ में उ मिलता है, और री के साथ में री मिलता है, और री के साथ में री मिलता है। कितने वर्ण हो गए, 5 वर्ण। थोड़ा समझना, एक बार मैं 5 वर्णों की बात कर रहा हूं। वर्ण कितने हो गए, 5। कौन कौन से है, अच वर्ण के साथ अच मिलेंगे। बताओ ए के साथ में ए आए, ए के सामने क्या आना चाहिए, ए आए। ई के सामने ई, उ के सामने उ, री के सामने री, और री वर्ण के सामने री वर्ण आता है तो एक संधि होती है। इस संधि की बात करें तो संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। बताओ संधि का नाम क्या है, यहां से लेकर के देखो यहां तक की बात कर रहा हूं मैं। इस संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। यूं कहूं सवर्ण दीर्घ संधि या दीर्घ संधि। एक संधि हो गई हमारी जिसका नाम है दीर्घ संधि। और दीर्घ की बात करें तो देखो ए के सामने क्या हो, ए। अब ह्रस्व दीर्घ और प्लुत वो प्रक्रिया बाद वाली है कि ए का मतलब ए कोई सा भी हो सकता है। ए की 3 मात्राएं होती है, ऋस्व, ऋस्व का मतलब छोटा ए, दीर्घ का मतलब अ, और प्लुत का मतलब अ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हमारा ए है वह ए के सामने ए हो, ई के सामने ई हो, उ के सामने उ हो, री के सामने री हो, री के सामने री हो। तो एक संधि होती है जिस संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, एक संधि होगी। अब हम बात करते थोड़ा आगे चलते हैं। बताइए ये हमारा ए, और इस ए की बात करें, इस ए के साथ में यदि क्या मिले, इस ए के साथ में देखो ए के साथ में क्या क्या मिल जाए, ई। हम किसकी बात कर रहे हैं, ई की, उ की, री की और री की। देखो 4। अब मैंने एक वर्ण छोड़ दिया है, ए के साथ ए। अब यहाँ ए के साथ में ए नहीं आएगा, ई के साथ में ई नहीं आएगा, उ के साथ में उ नहीं आएगा, री के साथ में री नहीं आएगा, री के साथ में री नहीं आएगा, केवल ए आएगा। क्या आएगा, ए। और ए के सामने क्या आएगा, ई उ री री। कितने वर्ण हो गए, 4 वर्ण। कितने वर्ण हो गए, 4। अब हम बात कर रहे हैं केवल 4 वर्णों की। और कौन कौन से वर्णों की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इन 4 वर्णों की। ठीक है, इन 4 वर्णों के मिलने से जो संधि होती है उस संधि का नाम है साहब गुण संधि। बहुत सरल है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। हमें कई बार बहुत कुछ पता होता है लेकिन हमें यही नहीं पता होता, इसलिए हमारे सामने जब कन्या कोई उदाहरण आता है तो दुविधा हो ही जाती है कि हम लोग इसका संधि विच्छेद कैसे करें, इनको अलग अलग कैसे करें। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि देखो ए के साथ में जब ई उ री और री 4 वर्ण आए, ए के सामने क्या क्या आए, ई उ रील री आए, तो एक संधि होती है। जिस संधि की बात करें तो संधि का नाम क्या है, संधि का नाम है गुण संधि है। ठीक है, अब ध्यान दे, अब हमारा जो ए है, कौन सा वर्ण की बात कर रहा हूं मैं, ए। इस ए के साथ में क्या है, ए। इस ए के सामने क्या है, ओ। इस ए के सामने क्या है, आई। और इस ए के सामने क्या है, औ। कितने वर्ण हो गए, 4। अगर ये 4 वर्ण आते हैं तो एक संधि होती है जिस संधि का नाम है वृद्धि संधि। संधि का नाम है भाई वृद्धि संधि। थोड़ा इसको समझे, फिर से मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दे, समझने का प्रयास करें। ए के साथ ए ओ आई औ 4 वर्ण आते हैं
तो एक संधि होती है जिस संधि का नाम क्या है, वृद्धि संधि है। ठीक है, ए के सामने देखो अलग अलग समझ दिए, ये 5 वर्ण है प्रारंभ के, यहां तक देखो। ठीक है, अभी वापिस मैं रिपीट करता हूं, देखो ए ई उ रिल री, यहां तक के जो वर्ण थे, यहां तक के वर्णों के सामने जो वर्ण आ रहे थे उन वर्णों की बात करें तो दीर्घ संधि हो रही थी। ए के सामने ई उ रिल री आ रहे थे तो संधि हो रही थी, कौन सी, गुण संधि। अब देखो ए के सामने ए ओ आई ओ आ रहे हैं तो संधि कौन सी हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है। कौन सी हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब इधर का यहां तक समझ गए होंगे आप, अब थोड़ा इसको समझो, इधर से देखो, बताओ एक संधि है, इस संधि की बात करें तो यहां देखो प्रारंभ में, अब पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, पीछे वाले वर्णों की या मिला नहीं रहा कि पूर्व और परवर्ण को मिला नहीं रहा। अभी यहां तक हम लोग देख रहे थे दोनों साथ में थे, अब देखना थोड़ा कुछ अलग है। अब यहां हमें केवल और केवल पूर्व वर्ण ही देखना है। पूर्व का मतलब पहले वाला वर्ण देखना है, बाद वाला नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, एक हमारी संधि है वो ये कहती है कि समान तो होंगे नहीं, क्योंकि समान होते तो दीर्घ संधि हो रही थी। इसके समान यानी इसके सामने असमान कोई भी हो, जैसे ई के सामने ई के सामने ए है, ई के सामने ऊ है, री है, कोई भी हो, समान नहीं होकर के असमान वर्ण हो और प्रारंभ में क्या क्या दिख जाए, ई उ री री, तो एक संधि होती है जिस संधि का नाम क्या है, यण संधि है। बताओ जी संधि का नाम क्या है, यण संधि। और प्रारंभ में ये 4 दिख जाए, बताओ उधर तो ए के साथ में आ रहे थे, यहां पे देखिए प्रारंभ में पूर्व में क्या क्या है, ए ओ आई औ, तो एक संधि होती है जिस संधि का नाम है अयादि संधि। संधि का नाम क्या है जी, संधि का नाम है अयादि संधि। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रारंभ में क्या क्या है, आ नहीं आएगा, जबकि क्या क्या आएंगे, ई उ री री, कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण, और उनके सामने कोई भी असमान वर्ण आए, संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। फिर मैं बात करूं, ए ओ आई औ, 4 वर्ण हो, इनके सामने कोई भी वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण हो, चाहे ए आए चाहे ओ आए, समान आए चाहे असमान आए, कोई भी वर्ण आए, एक संधि होती है जिस संधि का नाम क्या है, अयादि संधि। ठीक, आप समझ गए होंगे संधि का नाम क्या है, अयादि संधि है। ठीक है, अब हम बात करें, अब हमारी संधि कितने प्रकार की हो गई, यहां तक देखो 5 प्रकार की हो गई। 1 नंबर की बात करें तो कौन सी हो गई, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, अच संधि की बात कर रहा हूं, यण संधि, और 5वीं कौन सी हो गई, अयादि संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार की हो गई, 5 प्रकार की हो गई। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं, कुछ हमारी जो संधियां हैं उन संधियों की हम बात करें तो हमारे सामने देखो 2 स्थितियां और उत्पन्न हो रही है। देखो यहां देखना, ये दोनों वर्ण है ना, दोनों वर्ण देखने, ये दोनों बस ए ओ, इनके बाद में क्या हो, प्लस ए हो। बात कर रहा हूं किनकी, ए ओ प्लस ए हो। किसकी बात कर रहे हैं, ए ओ प्लस ए हो। और इधर देखना, ए ओ इससे पहले ए हो, इससे पहले ए हो। 2 प्रकार की स्थितियां हो गई, एक तो गई ए ओ के बाद में ए, और एक हो गया ए ओ से पहले ए। ठीक है, दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। ठीक है, बात करें ए के बाद में क्या हो, ए ओ, क्या हो, ए ओ। अच्छा, एक इधर क्या है, ए ओ के बाद में क्या हो, ए हो। तो संधियां, 2 संधियां और होती है, उन संधियों की बात करें तो एक संधि है जिसका नाम है पररूप संधि, और एक संधि है पूर्व रूप संधि। संधि का नाम क्या है, एक तो पररूप संधि और एक है पूर्व रूप संधि। अब इनकी बात करें तो एंगी पररूपम, ठीक है, संधि का नाम है एंगी पर यानी होता है बाद में होता है, एंगी का मतलब एंग बाद में हो, एंगी पर रूपम, एंगी किस में हो, पर में हो, तो संधि का नाम क्या है इसका, तो पररूप संधि। इस संधि की बात कर रहा हूं मैं, इसका तो नाम क्या हो जाएगा, पररूप। ठीक है, और देखो इधर, यहां देखो ए ओ के बाद में क्या हो, ए, तो संधि का नाम क्या है, पूर्व रूप संधि। संधि कौन सी है, पूर्व रूप। संधि की 2 हो गई, कितने प्रकार की हो गई। अब देखो यहां तक हमने पढ़ी 5, तो यहां कौन सी हो गई, 6, और ये कौन सी हो गई, 7। इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूं, देखो ए ओ प्लस ए, और एक होती है ए प्लस ए ओ, यानी ए ओ के सामने आएगा या तो, या ए के सामने क्या आएगा, ए ओ आएगा। क्या आएगा, ए ओ आएगा।
अब यहाँ देखो, अब ये मैं बात करूं आप लोगों से एंगी पर रूपम, यानी एंगी क्या है, एंगी किस में हो, पर में हो। जैसे हम लोग आगे जाकर उदाहरण पढ़ेंगे, कोपी हरि ऐसे पढ़ते हैं ना, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो एक जैसे बात करते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये तो हो गई, थोड़ा रिपीट करता हूँ, थोड़ा समझना ध्यान दे कि जो हम लोग संधि पढ़ रहे हैं उस संधि की बात करें। एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूं। ध्यान दे, अभी हम पढ़ रहे थे, जैसे इधर क्या लिखा हमने, ए प्लस ए ओ, तो यहां देखो ए प्लस ए ओ, संधि का नाम क्या है, इस संधि की बात करें तो संधि का नाम है पररूप संधि, ठीक है। और इसकी बात करें तो यहां देखो क्या लिखा, ए ओ के बाद में क्या आएगा, ए, संधि का नाम क्या है, पूर्व रूप संधि। और एक संधि हमने और मिला दी, जिस संधि की हम बात करेंगे उस संधि का नाम है प्रकृति भाव। और प्रकृति का मतलब होता है, प्रकृति का मतलब होता है मूल, और एक संधि है जिसका नाम है प्रकृति भाव। तो संधि कितने प्रकार की हो गई, 6, 5 तो वहां हो गई थी, ये हो गई 6, 7 और एक हो गई 8। तो इस प्रकार से अच संधि की बात करें तो अच संधि कितने प्रकार की हो गई, 8 प्रकार की, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, एक बार देख लेना। देखो, ए ई उ री री री, पांचों वर्णों के समान वर्ण होने पर दीर्घ संधि होती है। ए के सामने ई उ री वर्ण के होने पर गुण संधि होती है। ए के सामने ए ओ आई औ के होने पर वर्धी संधि होती है। प्रारंभ में पूर्व में ई उ रिल री के होने पर यण संधि होती है, और आगे असमान वर्ण होने पर, और ए ओ आई औ के सामने कोई भी स्वर वर्ण हो तो संधि कौन सी होती है, अयादी संधि। ए ओ के बाद में ए हो तो पूर्व रूप संधि होती है, और ए के आगे ए ओ हो तो पर रूप संधि होती है। इसके अलावा एक संधि बचती है, इसका नाम है प्रकृति भाव संधि है। मित्रों चलो हम प्रारंभ करते हैं, और हम प्रारंभ करें, 1 नंबर पे एक संधि है, जिस संधि का नाम है सवर्ण दीर्घ संधि। संधि का नाम क्या है, सवर्ण दीर्घ संधि, ठीक है। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, संधि का नाम क्या है, समान वर्ण। और कौन सी संधि है, समान वर्ण वाली संधि है। बात करें किसकी, सवर्ण, और सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, और दीर्घ संधि दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के लिए एक सूत्र लिखा गया है, दीर्घ संधि विधायक सूत्र, और सवर्ण दीर्घ संधि के लिए एक सूत्र है। जिस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है अकः सवर्णे दीर्घ। देखिए, सवर्ण दीर्घ संधि के लिए एक सूत्र लिखा है। जिस संधि की बात करें तो यहां एक सूत्र है, और दीर्घ संधि विधायक सूत्र कहूं या दीर्घ संधि का सूत्र कहूं तो सूत्र का नाम है अकः सवर्णे दीर्घ। देखो सूत्र क्या कहता है, अक, देखो सूत्र क्या कहता है, अक, और अक का मतलब होता है ए ई उ री क। इसका मतलब ये हुआ ऐसे लेकर के कै तक। अक का मतलब क्या होता है, ऐसे लेकर के कै तक। अब ऐसे लेकर कै तक के वर्ण तो आएंगे, लेकिन इस संज्ञा वाले वर्ण नहीं आएंगे। तो अक का मतलब ये हो गया ए ई उ री और री। कितने वर्ण हो गए, 5। देखो आगे क्या लिखा, अक अक सवर्णे, सवर्ण का मतलब होना चाहिए समान वर्ण। अक सवर्णे, सवर्णे का मतलब होने पर स यानी समान वर्णे, वर्ण के होने पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ हो जाएगा। तो बताओ क्या कहता है ये, कि इसके सामने भी क्या हो, ए हो, इसके सामने क्या हो, ई हो, इसके सामने क्या हो, उ हो, इसके सामने क्या हो, री हो, और इसके सामने क्या हो, द्रि हो। 5 वर्ण हो तो दीर्घ दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ये छोटे हो या बड़े हो तो इसका क्या हो जाएगा, आ, इसका क्या हो जाएगा, ई, इसका क्या हो जाएगा, उ, और इसका क्या हो जाएगा, री, इसका क्या हो जाएगा, इसका द्रि ही रहेगा। क्यों, क्योंकि द्रि वर्ण का दीर्घ नहीं होता। हमने पहले पढ़ा था
जैसे भेद पढ़े थे स्वर के भेद, उसमें हमने लिखा कि ए जो वर्ण है उसके 18 भेद होते हैं, ई के 18, उ के 18, री के 18 होते हैं, दीर्घ वर्ण के 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि दीर्घ वर्ण का दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। इसलिए बताओ कितने वर्ण इसके भेद पे पढ़े थे? 12 वर्ण, ए ओ ऐ औ के हमने 12 भेद पढ़े, क्योंकि उनका ऋस्व नहीं होता, इसका दीर्घ नहीं होता। अब जब दीर्घ ही नहीं होता तो दीर्घ संधि कैसे हो सकती है? नहीं, वैसे संधि नहीं होती। लेकिन बात करें सूत्र के अनुसार बात करें, क्योंकि संधि तो ये कहती है दीर्घ होनी चाहिए, दीर्घ होगा तभी तो दीर्घ संधि होगी, लेकिन यहाँ दीर्घ नहीं हो रहा तो संधि कैसे होगी? इसलिए संधि तो वैसे नहीं होती है क्योंकि दीर्घ नहीं हो रहा। लेकिन बात करें सूत्र की, और सूत्र में अक का गया है, तो अक का मतलब यहाँ ऐसे लेकर के कै तक के वर्ण है, इसलिए दीर्घ इसमें शामिल है, इसलिए दीर्घ वर्ण के सामने दीर्घ वर्ण होगा, लेकिन इसका दीर्घ नहीं होगा। अक में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। बताओ ए का मतलब अ से लेकर के ए, तो समान वर्ण के होने पर संधि कौन सी होती है? दीर्घ। इसलिए नाम संधि का क्या हो गया? सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण यानी समान वर्ण वाली दीर्घ संधि है। नाम से ही बहुत होता है दीर्घ होगा, लेकिन दीर्घ का दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, हम बात करते हैं इस सूत्र के अर्थ की, तो हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अक, अक का मतलब समझ गए? अक के, यानी अक का मतलब होता है ऐसे लेकर के क, अक के आगे, आगे का मतलब होता है बाद में, मतलब इधर पहले ये बाद में, अक के आगे, अक वर्ण के मिलने पर दीर्घ एकादेश होता है। देखो थोड़ा सा समझना, अक के आगे, अक का मतलब मैंने अक लिख दिया, अब अक का मतलब ऐसे लेकर के क्या तक के वर्ण, समझ गए आप यहाँ तक? अक के आगे अक वर्ण के मिलने पर या होने पर दीर्घ एकादेश होता है। यहां भी समझो ये क्या है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और एक आदेश, एक आदेश का मतलब दोनों के स्थान पे एक ही आदेश होता है। ऐसे नहीं कि ऊ के साथ ऊ मिल रहा तो दो ऊ लिखेंगे, नहीं, दोनों के स्थान पे हमने एक ही आदेश किया। जैसे ये देखो, ये सब अपने आप में क्या है? एक आदेश है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? एक आदेश हो जाता है। तो बताओ, अक के आगे अक वर्ण के मिलने पर या होने पर दीर्घ एक आदेश, यानी दोनों के स्थान पे क्या आदेश होगा? अक। अक का मतलब एक ही आदेश होता है। कितने वर्णों की हम बात करेंगे? हम वर्णों की बात करें तो वर्ण कितने हैं? 5। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, री। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ, अब इनके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। देखो पहले नंबर पे हम बात करें जैसे ए, इस ए का मतलब या अ या आ। ठीक है, इस ए या आ के आगे यूं समझिए, आप तो अलग अलग थोड़ा समझना है एक बार, फिर आगे हम थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। ए के आगे क्या हो? ए हो। आ के आगे क्या हो? ए हो। ठीक है, इधर मान लो आ हो और इधर क्या हो? ए हो, और इधर क्या हो? आ हो, और इधर भी क्या हो? आ हो। देखना 4 स्थितियां हो गई, यानी दोनों समान। यहां वर्ण तो समान ही है ना, ए के आगे ए ही है, लेकिन यहां देखना ऋस्व है, यहां ऋस्व है, यहां दीर्घ, यहां ऋस्व, यहां दीर्घ, यहां ऋस्व, यहां दीर्घ, यहां दीर्घ। तो क्या होता है, जब इनको हम मिलाएंगे तो इन सब के स्थान पर क्या होगा? केवल आ आदेश होगा। आ का मतलब दीर्घ आदेश होगा। क्या आदेश होगा भाई? दीर्घ एक आदेश। दीर्घ का मतलब दीर्घ रूपी एक ही आदेश होगा, दोनों आदेश नहीं होंगे। ठीक है, हम थोड़ा उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं जैसे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दीर्घ संधि के ए के उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, एक शब्द मैं लिख ही देता हूं यहां पर, रामावतार। देखिए ये जो शब्द है, सबसे पहले तो ये दो एक संधि युक्त पद है, इसमें सारे वर्ण मिले हुए हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है? इसका विच्छेद करना है। क्या करना है? विच्छेद करना है। तो थोड़ा ध्यान दे, विच्छेद में हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि इसका कहाँ से विच्छेद होता है, कि दोनों जब पद अलग अलग हों तो दोनों पदों के सार्थक अर्थ निकले। क्या निकले? सार्थक अर्थ। और सार्थक का मतलब एक अच्छा अर्थ निकले और जिसका कोई अर्थवान पद हो।
ऐसा अर्थवान पद हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ शब्द देखेंगे तो यहाँ हमें बोध हो रहा है कि यहाँ आ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आ। इसका मतलब यहाँ हमें आ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आ है। आ कब होता है? आ होता है जब समान वर्ण हो। आ के सामने कोई ए आ होगा तब आ हुआ होगा। अब इसका हम विच्छेद करते हैं। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। तो इन वर्णों को यहाँ से अलग अलग करेंगे तो हमारे सामने एक शब्द आएगा राम। थोड़ा समझना, मैं लिखता हूँ एक बार राम। बताइए राम। अब बताओ आगे क्या लिखा हुआ है? अवतार। आ लिखा ना, तो अब आ दिखाई दे रहा है, तो आ को हम यहां से निकालेंगे तो शब्द क्या बच जाएगा हमारे पास? अवतार। क्या बच जाएगा? अवतार। बताओ इस में क्या है? ए, और इस ए में क्या है? ए। यानी ये तो अपने आप में ए है, इसमें ए है, इसमें ए है। दोनों के स्थान पे हमने क्या किया? आ किया, एक आदेश किया। बताओ ये शब्द कैसा रह गया था? जब इसमें से ए निकाल दिया था तो शब्द कैसा हो गया था? हलंत वाला हो गया था, राम। आगे देखो, बताओ क्या आ गया? वतार। ये स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसमें से क्या निकाला है? ए निकाला है। इसमें से क्या निकाला है? ए निकाला है। जब दोनों में से ए निकाल दिया तो हमारा शब्द कैसा हो गया? राम वतार। अब बताओ ए के स्थान पे एक आदेश कर दिया। एक आदेश का मतलब क्या कर दिया हमने? आ। क्या कर दिया? आ कर दिया। तो शब्द कैसा बन गया? आप इसको मिला करके बताओ। राम आ वे तार। मिला करके लिखेंगे शब्द क्या बन जाएगा? रामावतार। ठीक है। अगर हमें इस चीज का बोध नहीं हो रहा कि यहाँ कहाँ संधि हो रही है, हमें कहाँ से टुकड़े करना है, तो हमें देखना है कि राम एक सार्थक पद है। राम और राम का क्या है? ये है अवतार। अवतार एक सार्थक पद है, दोनों को अलग अलग किया। अब यहाँ जैसे हमने यहाँ संधि विच्छेद तो कर लिया, लेकिन हमें कंफर्म कैसे हो कि ये हमारा सही है या नहीं है? तो हम लोग चाहे तो ऐसे भी इसकी एक प्रक्रिया कर सकते हैं। अब बात करें शब्द, संस्कृत का ये शब्द है तो हम लोग इसके क्या लगाते हैं? विसर्ग लगाते हैं। देखिए परीक्षा के अंदर संधि के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ जो शब्द हैं उनमें महत्वपूर्ण हलंत और विसर्ग भूमिका नहीं निभाते। क्यों? क्योंकि जो शब्द आएगा हमारे सामने परीक्षा के अंदर, यदि उसमें लगा है, समझना थोड़ा एक सामान्य बात कर रहा हूं, तो हमें भी उसके उदाहरण में या ऑप्शन में जो हमें दिखाई देगा उसमें लगाना है। ठीक है। अगर नहीं है या हलंत है तो वहां भी होगा, संधि में उसका फर्क नहीं होगा, उससे कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संधि कहां से होती है? जहां से जो वर्ण है उसका वो समानार्थक या अर्थवान पद है, वहां से उसका विच्छेद होना है। इसलिए यहां हमें देखना है कि यहाँ ऋस्व दीर्घ का थोड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ ऐसे नहीं होगा रामा प्लस अवतार, क्योंकि दोनों पदों का रामा का मतलब ऐसे लक्ष्मी होता है, लेकिन रामा अवतार नहीं होगा क्योंकि राम का अवतार है। एक दोनों पदों को मिलाकर के लिखेंगे तो एक अर्थ निकलेगा। और जो संधि होती है ना, उस संधि के लिए लिखा भी गया है। आप लोगों को बता दूं मैं थोड़ा सा कि संहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु स विवक्षाम अपेक्षते। संहिता एक पदे नित्या। संहिता का मतलब होता है संधि, और ये जो संधि होती है एक पद में नित्य होती है, हमेशा होगी। एक पद में आप चाहो तो संधि करोगे। संहिता एक पदे नित्या नित्य धातु उपसर्गयोः, धातु और उपसर्ग के साथ भी संधि होती है। नित्य समास और समास के साथ भी नित्य होती है, लेकिन वाक्य में तो विवक्षा में अपेक्षते, बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वाक्यों में वह संधि का प्रयोग करे या नहीं करे। जैसे स, मैं एक शब्द बोलता हूं सा, धन ई है, धन आगच्छति, ऐसे अलग अलग बोला, या इसको आपको समझाने के लिए मैंने धन लगाया, ऐसे बोल सकता हूं सा ई है आगच्छति। और यदि इनको मिलाकर के वाक्य में बोल सकते सेहागच्छति, सेहागच्छति, तो स आ ई है, तो इनको मिलाकर के बोल सकते हैं तो सेहागच्छति, सेहागच्छति। इसका मतलब ये हुआ, मतलब तो एक ही होता है, लेकिन वक्ता बोलने वाले की वाक्य पर निर्भर करता है कि वह उसमें क्या करे, संधि का प्रयोग करे या नहीं करे। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने ये उदाहरण समझा, अब मैं कुछ अन्य उदाहरण लिखता हूं। ठीक है। अब हम बात करें उन उदाहरणों की, तो जैसे आप लोग पढ़ते आए होंगे, एक शब्द है मान लो देवालय, जैसे हिमालय, शब्द क्या है? हिमालय। ठीक है। आप लोग पढ़ते आए हैं, तो अब मैं ये कहूं इन शब्दों में आप देखिए देवालय, यहां देखो क्या दिखाई दे रहा? आ। आप समझ गए हो उदाहरणों की तो वो संसार में कोई कमी नहीं है, जो भी उदाहरण आए उसको ऐसे समझना है। बताओ यहाँ क्या करना है? आ, यहाँ आ हो रहा है, इनको अलग अलग करेंगे, शब्द क्या बन जाएगा? देव प्लस आलय।
और इस प्लस को हम क्या कहते हैं धन। शब्द क्या बन गया देवालय। इधर क्या बनेगा बताओ हिम धन आलय। हिम धन आलय। जैसे आप एक शब्द पढ़ते आए हैं विद्यालय, पढ़ा है ना। देखो ये जो शब्द है ना यहाँ थोड़ा समझना, ये जो ध्य शब्द है कुछ थोड़ा अलग से है, द प्लस य से मिलकर के बनता है और इस दोनों से मिलने से क्या बन जाता है ध्यय बनता है। क्या बनता है ध्यय। देखो ध्यय बनता है। यहाँ शब्द को विद्या आ है और यहाँ पे क्या है आ। तो यहाँ देखना एक थोड़ा सा समझना, इनमें आपने देखा देखो भी ए इधर क्या है ए इधर क्या है आ, दोनों से भी एक ही आदेश हो रहा है, वो क्या हो रहा है आ हो रहा है। यहाँ देखना यहाँ क्या होगा, यहाँ पे दोनों को मिला करके देखेंगे तो बताओ शब्द क्या हो जाएगा विद्या। विद्या नहीं होता क्या होता है जबकि विद्या होता है, विद्या होता है ना। और अले अले का मतलब यहाँ सार्थक नहीं है, यानी यहाँ जो अले है उसका अर्थवान पद नहीं है। तो बताए आलय और आलय का मतलब होता है घर और विद्या का आलय, और यहाँ शब्द क्या बन जाएगा विद्या आलय। और आलय का मतलब क्या होता है घर। बताओ शब्द की बात करें तो इस शब्द में आप देख रहे हो विद्या आ है, इधर क्या है आ और इधर भी क्या है आ, और दोनों को मिलाने से भी क्या हो रहा है आ हो रहा है। ठीक है, बात यूं है कि कुछ भी दिखाई दे तो हमें इन दोनों वर्णों का विच्छेद करना है, वहां दोनों पदों को ये देखना है कौन से पद का अर्थवान पद है या नहीं है, उस हिसाब से हमें ह्रस्व दीर्घ मात्रा का प्रयोग करना है। अब मैं शब्द लिखता हूं कुछ, जैसे एक शब्द लिखा मान लो मुरारी। बताइए अब यहां जो शब्द है उस शब्द की बात करें तो शब्द में क्या है मुर, और मुर का रूपी एक राक्षस था। मुर रूपी क्या है राक्षस, और उसका अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु, और मुरेरी का मतलब हो गया मूर्धन अरि, मुरारी का मूर्धन अरि, और इसका मतलब भगवान जो श्री कृष्ण है वो किसके शत्रु हैं मुर के शत्रु हैं, यानी मुरारी जो हैं किसके हैं मुर के अरि हैं। और यहाँ देखना, यहाँ देखिए यहाँ देखो ए है और इधर भी क्या है ए, दोनों के स्थान पे क्या हो गया आ हो गया। एक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी मैं बात करूं, जिसका प्रयोग लघु सिद्धांत कौमुदी में भी किया गया है। अब उस शब्द को मैं लिखता हूं आपके सामने, शब्द का नाम है दैत्यारी। इसी शब्द का प्रयोग किया गया व्याकरण ग्रंथ में। शब्द का नाम क्या है दैत्यारी। देखिए ये जो शब्द है दैत्यारी, अब आपको यहाँ देखने से आगे कुछ संधि पढ़ेंगे हम आगे जाकर के, तब आपको ऐसे लगेगा कि वहां ये भी संधि हो रही है, क्योंकि एक ऋण संधि होती है ना, उसमें हमने प्रारंभ का वर्ण देखा है, और जब विच्छेद करेंगे ई के आगे क्या है ए आ है, तो यहाँ हम लोग ऋण संधि करते हैं वैसे, लेकिन यह जो शब्द है उसका अर्थवान पद भी होना चाहिए। तो बताओ ये शब्द कैसा है दैत्यारी। अब देखो यहाँ शब्द देखना, इसको समझना थोड़ा सा। एक होता दैत्य, दैत्य का मतलब राक्षस, और आगे क्या लिखा है आरी, शब्द क्या बन गया दैत्यारी। बताओ ए प्लस ए बराबर आ, शब्द क्या बन गया दैत्यारी। शब्द क्या बन गया दैत्य धन अरि, शब्द क्या बनाया दैत्यारी। बताओ जबकि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आप लोगों को ऐसे लगेगा पता नहीं और कौन सी संधि हो रही है, नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। दैत्य धन अरि क्या बनता है दैत्यारी, दैत्य धन अरि से क्या बनता है दैत्यारी। अब सामान्य आप सब पढ़ते आए होंगे इसे विद्यार्थी। ठीक है, बताओ क्या बनेगा विद्या, विद्या नहीं होता क्या होता है विद्या, और धन क्या बन जाएगा अर्थी, विद्या धन अर्थी। आप समझ गए होंगे ए की चर्चा ऐसे होती है कि ए या आ के आगे, तो ए का मतलब ए कोई सा भी हो, ऋस्व या दीर्घ हो, और आगे भी ऋस्व या दीर्घ कोई सा ही ए हो, तो दोनों के समान वर्ण के होने पर होने वाली संधि को क्या कहते हैं दीर्घ संधि कहते हैं। हम बात करते हैं ई की। देखो इधर क्या हो ई, इधर भी क्या हो ई, बाद में क्या हो ई। कहने का मतलब ये हुआ कोई सी भी ई हो, इसको मैं वापस लिख देता हूं आपको समझाने के लिए अलग अलग ही। देखो ई और इस ई के आगे भी क्या हो ई, इधर कौन सी ई हो मान लो छोटी, और इधर कौन सी हो बड़ी हो, इधर मान लो कौन सी हो छोटी हो या बड़ी हो, और इधर कौन सी हो छोटी हो, और इधर भी बड़ी हो और इधर भी क्या हो बड़ी हो। तो इनके स्थान पर, सबके स्थान पर एक ही आदेश होगा, और वह आदेश क्या होगा भाई, इन सबके स्थान पर एक आदेश होगा ई का मतलब बड़ी। यहाँ बड़ी छोटी आप हिंदी में पढ़ते हो ना, जबकि यहाँ संस्कृत भाषा में दीर्घ ई।
ऋस्व ई के आगे ऋस्व ई हो, ऋस्व ई के आगे दीर्घ ई हो, दीर्घ ई के आगे ऋस्व ई हो, और दीर्घ ई हो और दीर्घ ई के आगे भी दीर्घ ई हो तो भी दीर्घ ई होती है। यानी दोनों के स्थान पे कौन सा आदेश हो रहा है? एक आदेश हो रहा है। ठीक है, बात करें उनके उदाहरण की। किसकी बात कर रहे हैं? इनके उदाहरण की बात करें। उदाहरण की बात करें तो जैसे एक मैं शब्द लिखता हूं नदीश। शब्द क्या है? नदीश। देखिए यहां कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है? हमें बड़ी मात्रा दिखाई दे रही है। तो बड़ी मात्रा ई की दिखाई दे रही है, यानी दीर्घ ई है, तो इसका मतलब संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। इस शब्द में आपको बोध हो रहा होगा दीर्घ संधि है। क्यों? ई के आगे ई। अब हमारे मन में यह जिज्ञासा होनी चाहिए कि ई के आगे ई हो तो ई होता है, तो इसका मतलब बताओ, इनको टुकड़े करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? नदी। अब बताओ ई और ई का मतलब होता है छोटी ई, और ई होता है वो तो, और यहाँ क्या है? ईश। नदी धने ईश। बताओ यहाँ कौन सी मात्रा है? ये है। यहाँ पे कौन सी है? ये है। और दोनों के स्थान पे हमने क्या कर दिया? ई कर दिया। शब्द क्या बन गया? नदीश। क्या बन गया? नदीश। दोबारा से देखना, नदी धन ईश क्या बनता है? नदीश। क्या बनता है? नदीश। शब्द क्या बनता है? नदीश। देखिए इधर भी ई, इधर भी, चाहे ई छोटा हो या बड़ा हो, दोनों के स्थान पे क्या होना है? बड़ा ई होना है। क्या होना है? बड़ा ई होना है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं अन्य उदाहरणों को, और एक जो व्याकरणिक उदाहरण है जिसकी बात करूं मैं, इंपॉर्टेंट पहले कह दूं, उस शब्द को लिख देता हूं एक बार। एक शब्द है श्रीश। श्रीशः। क्या शब्द है? श्रीशः। बताइए शब्द क्या है? श्रीशः। बताओ ई की मात्रा है ना। अब बताइए मात्रा किसकी है? ई की, और ई के स्थान पे क्या होता है? ई होता है। इसको यहाँ हम लोग यह नहीं कंफ्यूज नहीं हो कि इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं। दो ई है, मतलब ई है, बड़ी ई है, तो यहाँ दो ई होगी। यहाँ छोटी बड़ी का हमें अर्थवान पद के अनुसार करना है। तो श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और ईश का मतलब स्वामी। लक्ष्मी का स्वामी भगवान श्री विष्णु। तो बताओ क्या है? श्री। अब यहाँ देखिए इस शब्द को अलग अलग करते हैं, तो शब्द को अलग अलग करेंगे, शब्द कैसा बन जाएगा? शब्द हमारा बन जाएगा श्री। ठीक है, अब बताओ आगे क्या है? ई। शब्द क्या बन जाएगा? श्रीशः। श्रीशः कौन है? लक्ष्मी के ईश। लक्ष्मी के ईश कौन है? भगवान श्री विष्णु। बताओ यहाँ देखना एक बार, यहाँ शब्द क्या है? श्री। अब बताओ श्री में किसकी मात्रा थी? ई की, और इधर ईश में किसकी मात्रा है? ई की। ठीक है, समझना एक बार, दोनों को अलग कर दिया तो हमारा शब्द कैसा रह गया? श्रय। ठीक है, इधर कौन सा रह गया? से। दोनों के बीच में आ गया ई, आदेश हो गया बड़ा। मिलाकर के लिखेंगे तो मिलाकर के लिखेंगे तो श्रय। श्रय में बड़ी की मात्रा लगा तो श्री। शब्द क्या बन गया? श्रीशः। शब्द क्या बन गया? श्रीशः। तो थोड़ा आगे चलिए, उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण तो आप समझ जाते हैं। जैसे शब्द है भूमीश। शब्द क्या है? भूमीश। शब्द क्या है भाई? भूमीश। बताओ ये जो शब्द दिखाई दे रहा है भूमीश, इस शब्द की बात करें तो बताओ यहाँ ई की मात्रा दिख रही है ना, सबको दिख रही है। तो भूमि, भूमि का मतलब होता है भूमि का ईश, भगवान जो भी है हमारे यहाँ जो भूमि है। अब यहाँ ध्यान देना, शब्द क्या है? भूमि। शब्द क्या है? भूमि। अब बताओ भूमि, यहाँ ई की मात्रा, जबकि भूमि में क्या होता है? ये वाला, ये शब्द क्या है? भूमीश। और यहाँ ध्यान दे तो भूमीश में देखो यहाँ शब्द क्या बनेगा? ईश। और ईश का मतलब होता है भूमि का जो ईश है वह क्या कहलाता है? भूमीश कहलाता है। शब्द लिखता हूं मैं महतीहा। बताओ महती इहा, इहा का मतलब इप्सा। ध्यान देना शब्द क्या है? महती। और यहाँ क्या लिखा है आगे? तो क्या शब्द बन गया? बताओ मिलाकर के लिखेंगे तो इनको अलग अलग लिखेंगे तो क्या बनता है? महती प्लस इहा। शब्द है जैसे अतिहा। ध्यान देना शब्द क्या है? अतिहा। तो क्या होगा? अति धने इहा। यहां देखिए अतिहा, तो अति में कौन सी मात्रा आएगी? यहाँ ऋस्व मात्रा। यहाँ कौन सी है? दीर्घ मात्रा। तो जो भी हमारे सामने ऐसे कोई भी शब्द आए, हमें यह देखना है कि इन पदों में जो सार्थक पद यानी जो अर्थवान पद है उसका प्रयोग करना है। जैसे एक आपने पढ़ाई होगा, जैसे बताओ क्या बनेगा? हरि और हरि धने ईशा। क्या बन जाता है? हरीशा। क्या बन जाता है? हरीशा। तो यहां देखिए ई के मतलब ई हो या ए हो, दोनों समान वर्ण के होने पर होने वाली संधि को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक हमारा वर्ण है जिसकी बात करें ऊ, और ऊ के आगे क्या हो? ऊ।
इधर बात करें ऊ, इधर क्या हो मान लो बड़ा ऊ, इधर मान लो बड़ा ऊ हो और इधर क्या हो छोटा ऊ। ठीक है, बात करें इधर दोनों समान क्या हो ऊ और ऊ, तो इन चारों के स्थान पे एक ही आदेश होता है जिसका नाम क्या है, इसका मतलब हो गया दीर्घ। क्या मतलब होता है भाई, दीर्घ ऊ। क्या हुआ, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ होता है। बात करूं उदाहरण की, छोटा हो या बड़ा हो कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें एक शब्द दिखाई दे रहा है, बताओ भानुदय। क्या दिख रहा है, भानुदय। बताओ भानुदय, तो यहाँ आप बोलेंगे तो आपको महसूस होता है भानुदय। बताओ भानुदय, तो भानु में बताओ किसकी मात्रा है, ऊ की, और कौन सी ऊ की है, दीर्घ ऊ की मात्रा है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, जब इसको देखेंगे तो इसको अलग अलग करेंगे तो हमें यहाँ बोध हो ही जाएगा कि देखो भानु जो है भानु, ठीक है भानु। अब बताओ भानु का क्या हो रहा है, उदय। किसका उदय हो रहा है भाई, सूर्य का उदय हो रहा है। इधर देखिए भानु में किसकी मात्रा है, ऊ की, और आगे किसकी है, ऊ की। दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। शब्द क्या बन जाएगा हमारा, भानुदय। क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है। देखिए जैसे अन्य कोई भी उदाहरण हो, हमें क्या करना है, उनकी मात्राओं को देखना है। ऊ होगा तो ऊ लाने हैं दोनों तरफ, ई है तो दोनों तरफ ई लाने हैं, और ए है तो ए लाने हैं, री है तो री लाने हैं। यह हमें बोध होना चाहिए। अब हम बात करें जैसे विष्णुदय। शब्द क्या है, विष्णुदय। बताओ शब्द क्या है, विष्णुदय। बताओ विष्णु का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, तो उधर क्या हो जाएगा, इधर देखिए विष्णु और इधर देखिए उदय। क्या बन जाएगा, दोनों को मिला करके लिखेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, ऊ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ऊ, और दोनों के स्थान पे क्या हो गया, विष्णुदय। क्या बन गया भाई, विष्णुदय है। क्या बन गया, विष्णुदय। जैसे लघुतरम, शब्द क्या है, लघुतरम। बोलने में आ रहा है लघुतरम। अब बताओ लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, और आगे क्या लिखा, उत्तरम, और उत्तर का मतलब लघु, छोटा उत्तर। बताओ आगे मैं हलंत वाला है, तो यह हम में से हमें इसका कोई विच्छेद में कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमें विच्छेद कहाँ से करना है, यहां से करना है। शब्द क्या बनेगा, लघु प्लस उत्तरम, मिलाकर के लिखेंगे क्या बनेगा, लघुत्तरम। क्या बन जाएगा, लघुत्तरम। ऊ प्लस ऊ क्या बन गया, लघुत्तरम। जैसे एक शब्द आप पढ़ते हैं, सुक्ति। बताओ क्या है, सुक्ति। सु का मतलब था अच्छा, और उक्ति का मतलब था उक्ति, अच्छी उक्ति। तो यहां ध्यान दे, बताओ क्या हो जाएगा, सुधन उक्ति। क्या बन जाता है, सुक्ति। सुधन उक्ति से क्या बनता है, सुक्ति। जैसे चमुत्थानम, चमुत्थानम एक शब्द पढ़ा है। जैसे वधूत्साह है, जैसे आपने पढ़ा होगा वधूत्साह है। ठीक है, शब्द देखिए वधु। बताओ वधु में छोटा होगा या बड़ा होगा, नहीं, वधु छोटी नहीं होती भैया। वधु तो अपने आप में क्या होती है, बड़ी होती है। जब बड़ी होती है तभी तो वधु होती है किसी की। अरे नहीं तो नाबालिग बाल विवाह हो जाएगा। जब वह नाबालिग नहीं रहती है तभी तो वह क्या होती है, वधु होती है। और वधु का मतलब क्या होता है, बड़ी। तो यूँ समझिए आप, तो वधु में कौन सी मात्रा आएगी, ये वाली दीर्घ मात्रा, और वधु का आने पर क्या होता है, उत्साह होता है। शब्द क्या बन गया, वधूत्साह। क्या बन गया, वधूत्साह। ठीक है, बात करें वधूत्साह, जैसे शब्द है यवागुष्म, यवागुष्म। ठीक है, शब्द क्या लिखा है, यवागुष्म। तो यहां ध्यान देना, यह जो शब्द है यवागु, और यवागु की बात करें तो यहाँ यवागु में बात कौन सी होती है, मात्रा कौन सी होती है, दीर्घ मात्रा। और उष्मा में छोटी होती है, बड़ी, बड़ी होती है। शब्द क्या बन गया, यवागुष्म। ठीक है, ध्यान दे, उ के मतलब यहाँ उ से यहाँ तात्पर्य है, उ के आगे समान वर्ण के होने पर संधि कौन सी होती है, सवर्ण दीर्घ संधि होती है। अब हम बात करें री की, एक हमारा री इधर है और एक कौन सा है, ये है। पहले समझिए एक बार, एक तो री, अच्छा इधर देखिए री प्लस इधर भी मान लो बड़ा री। ठीक है, इधर बात करें एक री और यहाँ छोटा री। इधर बात करें
अच्छा, इधर बात करें तो ये वाला, और इधर कौन सा आ गया, बड़ा। इससे मात्रा डबल होती है, जो होता है दीर्घ, और जिसमें एक मात्रा होती है वह क्या होता है, ऋष्व होता है। ठीक है, कौन सा होता है, एक तो होता है ऋष्व और एक होता है दीर्घ। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण वही है, जैसे होत्री सी शब्द है। ठीक है, शब्द क्या है, होत्रीशी। बताओ कितनी मात्राएं हैं, दो। री की कितनी मात्राएं हैं, दो। यहां से टुकड़े करेंगे, री के स्थान पे क्या होगा, री आएगा। री के स्थान पे जब री आएगा तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा हमारा, होत्री प्लस शब्द क्या बन जाएगा, ऋषि। बताओ इधर क्या है, री, इधर क्या है, री, दोनों के स्थान पे क्या हो गया, शब्द क्या बन गया, बताओ। अब दोनों के स्थान पे बड़ा री हो गया तो शब्द क्या बन गया हमारा, शब्द बन गया होत्रीशी। क्या बन गया, होत्रीशी। देखिए यहां देखेंगे आप तो यहां आपको महसूस होगा कि यहां री के साथ में क्या आ रहा है, री आ रहा है। जैसे शब्द लिखता हूं मैं अब, मातृणम, जैसे पितृणम, होत्रिकार, होत्रिकार। अब यहां समझे, बताओ तय के अंदर क्या है, री की मात्रा, तो यहां री से अलग अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, मातृ। क्या बन जाएगा, मातृ प्लस ऋणम। बताओ दोनों के स्थान पे री री हो गया तो शब्द क्या बन गया, मातृणम। जैसे इधर क्या बनेगा, पितृ प्लस क्या बनेगा, ऋणम। इधर देखिए शब्द क्या बनेगा, होत्री प्लस ऋकार। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां देखेंगे आप लोग, यहां आपको महसूस हो रहा है री के बाद में भी क्या है, री के बाद में री है, री के बाद में री है, तो यहां दीर्घ री हो रहा है, और यहां चाहे ऋष्व री हो, चाहे दीर्घ री हो, चाहे कैसा ही री हो, तो यहाँ जो शब्द होता है वह शब्द कौन सा होता है, यहाँ री री शब्द होता है, यानी री वर्ण होता है, और री वर्ण से होने वाली संधि है उसका नाम है सवर्ण दीर्घ संधि है। अब हम बात करें, एक और वर्ण पढ़ा था हम लोगों ने, दृ वर्ण, और दृ वर्ण की हमने ये लिखा कि दृ वर्ण का दीर्घ, दृ का दृ रहता है, दृ का दीर्घ नहीं होता। दीर्घ का क्या नहीं होता भाई, दीर्घ नहीं होता। जब दीर्घ नहीं होता है तो संधि भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप एक उदाहरण के तौर पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द्रि प्लस द्रिकार। बताओ द्रि प्लस द्रि वर्ण है। अब बताइए मेरे को, बताओ इधर भी द्रि, इधर भी द्रि, यहाँ कोई दीर्घ नहीं है, बताओ द्रि के आदमी में क्या होगा, द्रि होगा, तो द्रि प्लस कार। कोई संधि हो रही है क्या, नहीं हो रही। जैसे आपने लिखा यहाँ देखो द्रि प्लस वर्ण है, कोई संधि हुई क्या, नहीं हुई। तो कहने का मतलब यहाँ कोई संधि नहीं होती है, लेकिन आपने सूत्र में जो पढ़ा अक, और तो अक का हमने तात्पर्य पढ़ा है द्रि, द्रि भी पढ़ा है, द्रि प्लस द्रि वर्ण के भी एक संधि करते हैं, लेकिन दीर्घ संधि नहीं होती है। अब हम बात करें, हमने एक संधि पढ़ी, संधि की बात करें तो उस संधि का नाम था दीर्घ संधि। उसके लिए एक सूत्र पढ़ा जिसका नाम था अका सवर्ण दीर्घ, और वह कहता है कि अक का मतलब ए ई उ रि वर्ण के, ए ई उ रि वर्ण के आगे समान वर्ण के होने पर, यहाँ ऋष्व या दीर्घ कोई सा भी वर्ण हो तो जो संधि होती है उस संधि का नाम है दीर्घ संधि है। मित्रों, हम दीर्घ के बारे में चर्चा की है, नियम समझे हैं, उदाहरण आप लोग और अभ्यास करें और आगे वाली संधि की बात करेंगे। मित्रों, अब हम आगे जो क्लास होगी उस क्लास में इसके आगे जो एक संधि है उस संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी संधि हम पढ़ेंगे, जैसे दीर्घ गुण, दीर्घ हो गई, अब जैसे मान लो गुण पढ़ते हैं तो आप लोग थोड़ा पूर्व तैयारी के साथ आए। ठीक है मित्रों, फिर अगले कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।